सीजन 2 एपिसोड नंबर 19 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा फाइनली जाकर जेजो आइलैंड का रेड शुरू हो जाता। एक तरफ जापानीज एस रैंक के हंटर्स छोटे मोटे एंड मॉन्स्टर्स को संभाल रहे थे और दूसरी तरफ कोरियन एस रैंक के हंटर्स का काम था एंड के क्वीन को मारना। सब कुछ अभी तक प्लान मुताबिक चल रहा था, लेकिन तब अचानक से 3 जापानीज एस रैंक के हंटर्स पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। हमें एक बार फिर से एंड के गुफा में ले जाया जाता है, जहाँ पर कोरियन एस रैंक के हंटर्स रॉनी का कमरा ढूंढ रहे थे। कोरियन एस रैंक के हंटर्स क्वीन के कमरे के बहुत ही करीब तक पहुंच चुके थे। अभी उन लोगों का सामना था क्वीन के गेट कीपर्स के साथ। मादोंगुक जो इस टीम का टैंक था, वो अपना शील्ड लेकर इन गार्ड्स के सामने खड़ा हो जाता है। इन एंड्स का ताकत देखकर मादोंगुक समझ जाता है कि हर एक क्वीन का गार्ड लगभग एस रैंक के हंटर्स के समान है। मादोंगुक यहाँ पर मन ही मन कहता है भले उनकी ताकत एक एस रैंक के हंटर का समान हो, लेकिन आखिर में जाकर वो सिर्फ एक मॉन्स्टर ही है। मादोंगुक अपने शील्ड की मदद से उन मॉन्स्टर्स को पुश करता है और चाहिन को ऊपर से हमला करने की इशारा करता है। चाहिन एक बहुत ही ऊंचा जंप मारती है और सीधे अपने तलवार को सैंड मॉन्स्टर के सर पे घुसाती है और उसे अपने पैरों की मदद से दबा के 2 हिस्सों में काट के रख देती है। इसके बाद चाहिन बहुत ही तेजी से अपना तलवार लेके अपने सामने खड़े होने वाले दूसरे एंड मॉन्स्टर को भी बिल्कुल 2 हिस्सों में काट के रख देती है। चाहिन यहाँ पर कहती है मैंने जितना सोचा था इनके खाल उससे भी कई गुना ज्यादा मजबूत है। मादोंगुक इसके जवाब में कहता है ये कोई आम चींटियां नहीं है, ये क्वीन के गार्ड्स है। शुक्र मनाओ कि ये सब ज्यादा तादाद में नहीं है। मिनब्यूंग यहाँ पर कहता है वैसे तुम सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बैकअप के लिए मौजूद हूँ। मिनब्यूंग का ये बात सुनकर बाइक्यूनो कहता है लगता तुम हमेशा डरपोक की तरह बर्ताव नहीं करते मिनब्यूंग। बाइक्यूनो की इस बात से चिढ़कर मिनब्यूंग कहता है तुम डरपोक किसे कहना चाहते हो बाइक? लगता तुम अपना काम पूरी तरीके से भूल चुके हो बाइक। इन चींटी को मारने के लिए सिर्फ खोपड़ी तोड़ना काफी नहीं है बाइक, इसके लिए तुम्हें इनके हाथ और पैरों को भी पूरी तरीके से तोड़ना पड़ता है। इसके बाद मिनब्यूंग अपने हथौड़े की मदद से बाइक्यूनो का आधा अधूरा काम को खत्म करता है। वो सभी क्वीन के चैम्बर पे आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर क्वीन का नामो निशान भी नहीं था, जो बाइक्यूनो को काफी ज्यादा अजीब लगता है। बाइक्यूनो यहाँ पर सभी को कहता है ये सब मेरा एक अंदाजा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये चींटियां पुराने जनरेशन का, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर मौजूद थे। इसका मतलब आगे हमारे लिए नए जनरेशन के चींटियां इंतजार कर रहे होंगे। ये बात सुनकर मिनब्यूंग कहता है अगर ऐसी बात है तो लगता है हमें भी तैयारी करनी होगी। मिनब्यूंग यहाँ पर सभी के ऊपर अपने टाइप के मुताबिक पॉप इस्तेमाल करता, जिसकी मदद से सभी का ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाता और सभी लोग क्वीन के चैम्बर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद फिर से हमें जापानीज हंटर्स के पास ले जाया जाता है। टीम चार्ली के साथ कांटेक्ट ना हो पाने की वजह से टीम चार्ली की तरफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वो दोनों जैसे टीम चार्ली के लास्ट लोकेशन में पहुंचते हैं, उन्हें वहाँ पर बहुत सारे चींटियों की लाश देखने मिलता है। वो दोनों इस जगह का तहकीकात करते हैं, तभी अचानक से इप्पे को फुजीशिमा की क्लास से देखने मिलता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो जो ना सोचने की कोशिश कर रहा था, उसके दिमाग में बार बार वही पॉसिबिलिटी आ रहा था, तभी अचानक से केक उल्टी करने लगता है। केक को इस जगह के आसपास से एक बहुत ही घिनौना स्मेल आ रहा था। केक का नाक पहले से ही बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव था, जिसकी वजह से वो मास्क भी पहना करता था, लेकिन ये स्मेल इतना ज्यादा घिनौना था कि मास्क होने के बावजूद भी ये स्मेल केक की तरफ आ रहा था। तभी अचानक से केक कुछ नोटिस करता है और इसके बाद वो इस पूरी जगह को अपने बर्फ से ढक देता है। यहाँ तक कि केक भी अपने आप को इस बर्फ में कैद कर लेता है, लेकिन वो अजीब सा जानवर सिर्फ अपने एक ही पंजे के बार से इप्पे और केक को पूरी तरीके से चीर कर रख देता है। एक बार फिर से हमें डंजन के अंदर कोरियन एस रैंक के हंटर्स के पास ले जाया जाता है। मिनब्यूंग के दिए हुए बफ की मदद से वो सभी बहुत ही आसानी से आगे बढ़ रहे थे। डंजन के अंदर आए हुए उन लोगों को अभी तक 15 मिनट हो चुके थे और वो क्वीन के चैम्बर के बहुत ही ज्यादा करीब थे। अभी लगभग उन लोगों के पास 30 मिनट तक का टाइम बचा हुआ था। तभी अचानक से चाहिन को कुछ स्मेल आता है। चाहिन यहाँ पर गेस करती कि शायद ये क्वीन का स्मेल हो सकता है। इसे कंफर्म करने के लिए बाइक्यूनो अपनी आंखों की ताकत का इस्तेमाल करता है और जैसे कि चाहिन ने गेस किया था, क्वीन उन सभी के बहुत ही ज्यादा करीब थे। बाइक्यूनो ये भी कहता कि क्वीन की रखवाली करने के लिए टोटल यहाँ पर 8 गार्ड्स मौजूद थे, यानी कि 8 एस रैंक के मास्टर्स। मादोंगुक यहाँ पर चाहिन को अपना प्लान बताता है। मादोंगुक कहता है कि वो जितना हो सके क्वीन को रोकने की कोशिश करेगा और इसी मौके का फायदा उठा के जल्द से जल्द चाहिन को क्वीन के गार्ड्स को खत्म करना होगा। कोरियन हंटर्स का आखिरी बैटल यहाँ पर शुरू हो जाता है। जोजो अपनी पूरी ताकत से यहाँ पर बहुत सारे फ्लेम ड्रैगन्स बनाता है और पलक झपकते ही अपने सामने वाले सारे के सारे चींटियों को पूरी तरीके से चलाकर राख कर देता है। तभी अचानक से कैन जासी चोजों के पीछे से हमला करने चाह रहा था, तभी लिम ताइग्यू यहाँ पर पीछे से चोजों को सपोर्ट देने के लिए आता है और अपने एरोस की मदद से सैंड को मौत के घाट उतार देता है। सभी को अपना पूरा ताकत इस्तेमाल करते हुए देखकर बाइक्यूनो भी यहाँ पर पीछे नहीं हटता। बाइक्यूनो फाइनली जाकर अपने बेस्ट फॉर्म को अनलीश करता है। वो अपने मन ही मन कहता है मेरे इस रूप को देखकर कोई क्या कहे, मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं इन चींटियों को अपने दोनों हाथों से मसल पाऊं। बाइक्यूनो जल्द से अपने बेस्ट फॉर्म में आता है। वो अपने दोनों हाथों से 2 चींटियों को पूरी तरीके से मसल के रख देता है, जिसे देखकर चाहिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। चाहिन और मादोंगुक अपने प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। चाहिन अपने सोर्ड की मदद से क्वीन के गार्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, ताकि मौका देखकर मादोंगुक क्वीन को हमला करने से रोक सके। जैसे क्वीन के गार्ड्स की नजर यहाँ पर चाहिन की तरफ जाती है, मादोंगुक तुरंत अपना शील्ड लेकर क्वीन को रोकने के लिए चला जाता है। कैमरामैन पीछे से हर एक पल को बहुत ही बारीकी से टेलीकास्ट कर रहा था, लेकिन जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मिनब्यूंग तुरंत कैमरामैन को पीछे घसीट लेता है। मिनब्यूंग यहाँ पर कहता है वैसे तुम्हें तो पता ही होगा कि ये एस रैंक के डंजन का बॉस रूम है, अगर यहाँ पर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी जान की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, तो वाला इसमें है कि तुम थोड़ा सा पीछे खड़े रहो। समझ गए? एक हीलर होने के बावजूद भी मिनब्यूंग के अंदर इतना साहस देखकर कैमरामैन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें कोरिया के एक घर पे ले जाया जाता है, जहाँ पर हमें एक दादी देखने मिलती है जो अपने पति को जेजो आइलैंड का ये रेड देखने के लिए बुला रही थी, लेकिन पहले भी जेजो आइलैंड के रेड पे 4 बार फेल होने की वजह से दादाजी पूरी तरीके से उम्मीद हार चुके थे। कोरिया के हर एक जगह से लोग इस लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे थे। देखते देखते कोरियन हंटर्स सारे के सारे क्वीन के गार्ड्स को खत्म करते थे, जो सुनकर यहाँ पर बुराओ भी लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए आ जाता। दादाजी भी यहाँ पर उम्मीद कर रहे थे कि वो लोग इस बार किसी भी तरह
इस रेड में जीत जाए। दूसरी तरफ कोरियन टेलीविजन वाले यहाँ पर पूरी तरीके से टीआरपी छाप रहे थे। एक बार फिर से हमें डंजन में ले जाया जाता है। अब इस डंजन में सिर्फ क्वीन मौजूद थी। मादोंगो यहाँ पर क्वीन को किसी भी तरीके का हमला करने से बहुत ही अच्छे तरीके से रोक रहा था। पीछे से यहाँ पर लिम ताइक्यो नॉन स्टॉप अपने एरोस की मदद से क्वीन के ऊपर हमला करते जा रहा था। बाइकिनो भी यहाँ पर पीछे नहीं हटता, वो भी अपने नुकीले पंचों की मदद से नॉन स्टॉप क्वीन के ऊपर हमला करते जाता है। तो अचानक से क्वीन अपनी पॉइजन फ्लूइड से मादोंगो और बाइकिनो के ऊपर हमला करती है, लेकिन मिनम्यूंग यहाँ पर उन दोनों को तुरंत हिल कर देता है। ये नोटिस करके क्वीन जैसे ही मिनम्यूंग के ऊपर हमला करनी चाह रही थी, मादोंगो एक बार फिर से क्वीन को रोक लेता है। इसके बाद चोजोंग सभी को यहाँ पर पीछे हटने के लिए कहता है। चोजोंग इस हमले के पीछे अपना पूरा ताकत लगाता है और एक बहुत ही बड़ी आग के वॉन्टेज से क्वीन के ऊपर हमला करता है। क्वीन का शरीर यहाँ पर उन लोगों के सामने आग के लपटों में चल रही थी, लेकिन तभी अचानक से क्वीन एक बहुत ही जोर से रोर करती है। किसी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन बाइकिनो यहाँ पर समझ आता है कि क्वीन यहाँ पर किसी को बुलाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ गोतो ryuji को यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाता है कि सारे के सारे चीटियां एक बार फिर से टनल की तरफ जा रहे हैं और जैमिंग सिग्नल्स भी यहाँ पर काम नहीं कर रहे थे, जो सुनकर गोतो ryuji यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। चाइन अपने तलवार से क्वीन को 2 हिस्सों में काट देती है और इस लंबे बैटल को हमेशा के लिए खत्म करती है। लेकिन यहाँ पर बाइकिनो को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। तभी अचानक से मादोंगो सभी को इन्फॉर्म करता कि सारे के सारे चीटियां टर्न्स में वापस लौट रहे हैं और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी चोजोंग यहाँ पर नोटिस करता है कि उसका फ्लेम प्रिजन भी यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो लोग जैसे ही बाहर निकलने चाह रहे थे, तभी अचानक से यहाँ पर सभी को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा महसूस होता है। हमें धीरे धीरे किसी के पैरों का आवाज सुनाई देता और जैसे वो हमारे सामने आता है, उसे देखकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसे देखकर यहाँ पर सभी लोग समझ गए थे कि वो कोई से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इस मॉन्स्टर से आने वाले एनर्जी से चाइन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। सभी लोग जानते थे कि उन्हें इस मॉन्स्टर को जैसे भी करके हराना होगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग खड़े रहने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो चीटी धीरे धीरे मादोंगो के बिल्कुल पास से गुजर जाता है, लेकिन मादोंगो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। वो मॉन्स्टर धीरे धीरे चल के अपने रानी के पास जाता है और जब वो देखते हैं कि उसकी रानी अभी जिंदा नहीं है, वो एक बहुत ही जोर से रोर करता है। इस मॉन्स्टर का ताकत इतना ज्यादा था कि सारे के सारे एस रैंक के हंटर्स अपने घुटनों के बल आ जाते हैं। चाइन यहाँ पर जैसे तैसे करके खड़ी हुई थी, लेकिन वो मॉन्स्टर बिजली की रफ्तार से चाइन के पास आती है और चाइन के रियलाइज करने से पहले चाइन को एक बहुत ही जोर का पंच मारती है। ये पंच इतना ज्यादा ताकतवर था कि चाइन सीधे जाकर दीवार पे क्रैश करती है। मादोंगो जैसे ही चाइन की मदद करने के लिए जाने ही वाला था, तभी मॉन्स्टर बिजली की रफ्तार से मादोंगो के पास आ जाता है और सिर्फ एक ही पंच से वो मादोंगो के शील्ड को तोड़ डालता है। मादोंगो को अपने दूसरे हाथ से जैसे काउंटर करने की कोशिश करता है, वो मॉन्स्टर मादोंगो के दोनों हाथों को काट कर रख देता है। बाइकिनो भी यहाँ पर मदद करने के लिए जैसे आगे आता है, वो मॉन्स्टर सिर्फ अपने एक ही पंचे की मदद से बाइकिनो को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है। चोजोंग भी यहाँ पर आगे आने की कोशिश करता है, लेकिन चोजोंग भी यहाँ पर बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लिम ताइक्यो अपने एरो की मदद से इस मॉन्स्टर के ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर लिम ताइक्यो के एरो को अपने हाथों से पकड़ लेता है, जो देखकर लिम ताइक्यो की आंखें खुले के खुले रह जाते हैं। इसके बाद वो मॉन्स्टर लिम ताइक्यो को भी एक ही पंच से बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है। तभी अचानक से बीच में मादोंगो का एंट्री होता है। मादोंगो अपनी बॉडी की मदद से उस मॉन्स्टर को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। मिनम्यूंग के हिलिंग की वजह से भी मादोंगो एक बार फिर से लड़ाई में आ चुका था। मिनम्यूंग के पास डिस्गाइज नाम का एक स्किल मौजूद था, जो बहुत हद तक कैमोफ्लेज जैसे काम करता था, लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड भी था। इसे यूज करने के वक्त मिनम्यूंग वहां से हिल नहीं सकता था। मिनम्यूंग को लगा था कि अगर वो अपने टीममेट्स को कंटिन्यूअसली हिल करते जाएगा तो शायद उसके टीममेट्स इस मॉन्स्टर को हराने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इसके दूसरे सेकंड पे वो मॉन्स्टर मादोंगो के पैर को पकड़ के गोल गोल घुमा के उसे बहुत ही दूर फेंकता है। इसके बाद अचानक से वो मॉन्स्टर मिनम्यूंग को भी लोकेट कर लेता है, जो देखकर मिनम्यूंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। बाइकिनो यहाँ पर दूर से मिनम्यूंग को वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, वो मॉन्स्टर बिजली की रफ्तार से मिनम्यूंग के पास जाता है और अपने हाथ को मिनम्यूंग के छाती के आर पार कर देता है। And thus it was the solo leveling